2021 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे का क्या महत्व है वो हम जानेंगे, हमारे बोन्स और जॉइंट हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है ये हम समझेंगे। एक्सपर्ट स्पीकर को हम लाइव सुनेंगे और न्यूट्रलाइट अगेन इस कार्य में हमारी किस तरह से जो है मदद कर सकता है, ये आज के इस सेशन के जरिए हम सभी लोग जानने वाले हैं। सो बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सभी का हमारे साथ आज के इस सेशन में समय पे जुड़ने के लिए। उसी के साथ साथ विशेष स्वरूप से स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का इस हमारे आज के इस इंटरैक्टिव सेशन में, जहां पे काफी सारे मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सो आइए शुरुआत करते सबसे पहले हम हमारे वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे से। सो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये एक दिन है जहां पे हम गौरव करते हैं हमारे उन एक्सपर्ट्स का जिनके वजह से आज हम हमारी मोबिलिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी मूवमेंट्स को जो हम बरकरार रखते हैं। एंड डेफिनेटली जब बात आती है हमारे मोबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की और मूवमेंट की, वी ऑल नो हमारे शरीर की गति और व्यायाम के लिए हमारी हड्डियां जो है, हमारे जॉइंट जो है, ये कितने जरूरी है। एंड इसीलिए आज इस विशेष स्वरूप के दिन का औचित्य साधते हुए आज हम बात करने वाले हैं बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ के ऊपर। एंड सो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे अबाउट बोन हेल्थ एंड जॉइंट हेल्थ। एंड आई एम श्योर वी ऑल नो बोन्स, हमारे जॉइंट्स, ये एक क्रूशियल हिस्सा होते हैं हमारे शरीर का। एंड उनके वजह से जो अगेन एक ग्रेट मूवमेंट, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी जो वो हम पाते हैं हमारे शरीर में। एंड हम में से हर एक की इच्छा यही होती है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो मूवमेंट है, ये हम हमारे जीवन के अंतिम समय तक जो है करते रहे। एंड इसीलिए आज इस विशेष स्वरूप से इस कार्यक्रम में हम उसी के बारे में जागरूकता फैलाएंगे कि किस तरह से जो इसकी देखभाल जो है हम आज कर सकते हैं। सो आइए ना आगे बढ़ेंगे हमारे विषय की ओर, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा क्विज हम ले लेंगे, थोड़ी सी चहल पहल यहाँ पे करेंगे और फिर हमारे आज के विषय की ओर बढ़ेंगे। सो अगेन इस क्विज में अगेन कुछ स्मॉल क्वेश्चंस है आपके लिए। आई एम श्योर उनमें से आप में से काफी लोगों को जो उसके जवाब ऑलरेडी पता होंगे, बट स्टिल किस तरह से अगेन ये क्विज जो हमें मदद कर सकता है वाकई में हमारे शरीर को समझने में, ये आज हम जानेंगे। सो आइए क्विक पोल हम ले लेते हैं यहाँ पे। अगेन पोल जो है मैं अब अभी आपके सभी के स्क्रीन पे जो है लॉन्च करने वाला हूं। सो आई एम श्योर आप सभी के स्क्रीन पे एक पोल आ रहा होगा जिसका जवाब आपको मुझे देना है। तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर ह्यूमन बॉडी। आई एम श्योर एक आसान सा सवाल है एंड मुझे बेहद खुशी होगी कि अब तक जितने भी लोगों ने जवाब दिया है 100% लोगों ने सही जवाब दिया है। दैट्स ग्रेट। कुछ हमारे सहयोगी चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं उसके जवाब। सो लेट्स एंड द पोल नाउ इन नेक्स्ट 2 more seconds and let's see what are the results. सो पोल्स को जो है मैंने यहां से एंड कर दिया है एंड रिजल्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 88% लोगों ने जो है सही जवाब दिया है। दैट इज 206 हड्डियां जो एक इंसान के शरीर में होती है। आई एम श्योर काउंट काफी बड़ा है, बट बताना चाहूंगा ये एक लिविंग ग्रोइंग टिश्यू होता है जो कि हमारे सर से लेके पांव तक जो है एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क जो हमारे बॉडी के लिए देता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं इस सही जवाब को देने के लिए। नवाई अगेन एक और छोटा क्विज हम करेंगे अबाउट अगेन विद रिगार्ड्स टू आवर जॉइंट्स नाउ। तो बोन्स की तो बात यहाँ पे हो चुकी है, अब आपको मुझे बताना है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स आर देयर इन आवर बॉडी। सो हियर वी गो विद द पोल आपके सामने आ रहा है। हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर इन आवर ह्यूमन बॉडी। काफी लोगों को बोन्स के बारे में पता होता है, बट जॉइंट्स के बारे में हम अगेन काफी बार जानकारी नहीं रख लेते हैं। सो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं यहाँ पे। Again 160, 260, 360, 400 and let's see what is the correct answer over here. अब चैट बॉक्स में किसी के जवाब नहीं आ रहे अभी भी। So I'm sure एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। कोई 160 कह रहा है, कोई 260 कह रहा है, कोई 360 कह रहा है। So let's see what is the actual correct answer in next 5 seconds. I'll just close this poll and पोल को जैसे हम क्लोज करते हैं रिजल्ट्स अब आप सभी के स्क्रीन पे आ जाएंगे और रिजल्ट्स अगेन मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज है यहाँ पे। 45% लोगों को लग रहा है कि 160 जॉइंट्स हमारे शरीर में होते हैं, 206 हड्डियां हैं और 160 जॉइंट्स कुछ लोगों को लग रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है 260 जॉइंट्स हमारे शरीर में होते हैं।
कुछ लोगों को लग रहा है 360 है, कुछ लोगों को लग रहा है 400 जॉइंट्स भी हमारे शरीर में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, करेक्ट आंसर अगर मैं आपको इसका बताऊं तो वो है 360। देयर आर टोटल 360 जॉइंट्स इन अ ह्यूमन बॉडी। एक अडल्ट को अगर आप कंसीडर करेंगे तो उनमें 360 जॉइंट जो होते हैं। अमोल जी, यस, बिल्कुल सही कहा है आपने चैट बॉक्स में, 360 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वाओ, सो आई एम श्योर अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हम सभी को सही तरह से लेनी जरूरी है, और इसीलिए इस जैसे कि वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे दिन का अगेन आज आई विल से एडवांटेज लेते हुए, एक बेनिफिट लेते हुए हमने आज यहाँ पे इनवाइट किया है हमारे एक्सपर्ट स्पीकर को, जो कि हमें इसके बारे में और डिटेल में जो है जानकारी देंगे। सो यहाँ पे अगेन मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के एक्सपर्ट स्पीकर डॉक्टर जीवक घाटगे जी। ना जीवक घाटगे जी के बारे में बताना चाहूंगा तो यस, सबसे पहले तो यस, ये एक ऑर्थोपेडिक है। इन्होंने एमबीबीएस और एमएस किया है फॉर केईएम हॉस्पिटल मुंबई, और इन्होंने ऑल्सो सर्व किया एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ केईएम हॉस्पिटल फॉर 2000 to 2001। एंड यस, आज इनका एक अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कल्याण जैसे बड़े शहरों में, एंड इट इज 100+ बेड्स का हॉस्पिटल है। एंड उनके इस बिजी स्केड्यूल के होते हुए भी आज हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। सो सबकी ओर से जो है मैं आज दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले तो, और इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे डॉक्टर जीवक को। और शुरुआत में अगेन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यस, आज इस वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के दिन को अगेन जैसे कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले उनका मैसेज क्या होगा उसके लिए। सो ओवर टू यू डॉक्टर जीवक, वेलकम ऑन दिस वर्चुअल स्टेज। यस, गुड आफ्टरनून ऑल। जैसे कि रोहन जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आई एम डॉक्टर जीवक घाटगे, और मैं कल्याण में प्रैक्टिस करता हूँ। माय वाइफ डॉक्टर तनुजा, शी इज अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो पिछले 8 साल से हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे हॉस्पिटल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया तो इट वाज ऑर्थोपेडिक सेटअप, और साथ में हम लोग ने फिजियोथेरेपी का भी डिपार्टमेंट शुरू किया था, क्योंकि ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन है, वो विदाउट दैट वी कैन नॉट सस्टेन द सेटअप। तो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट जो है आज फिजिकल वर्ल्ड आज का जो दिन है, बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट को, सारे फिजियोथेरेपिस्ट को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी कंडीशन हो, ऑर्थोपेडिक कंडीशन हो, चाहे वो माइनर जॉइंट पेन हो या बोन पेन हो, तो यूजुअली वी रिकमेंड फिजियोथेरेपी, और जो रिजल्ट जो आता है वो फिजियोथेरेपिस्ट से आता है। बेसिकली नाम तो ऑर्थोपेडिक सर्जन का होता है, लेकिन उसके बिहाइंड कर्टन अगर कोई डिपार्टमेंट है जो बहुत ही मतलब सपोर्ट करता है इस ब्रांच को, वो है फिजियोथेरेपी। तो इस दिन का डेफिनेटली सभी फिजियोथेरेपिस्ट को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, और जो मेरे साथ में मेरे टीम में है, डेफिनेटली दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। तो हम लोग शुरुआत जो करते हैं तो फिजियोथेरेपी की वजह से जितने भी, देखो बोन्स के तो ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, जॉइंट्स के ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, लेकिन यूजुअली बोन जब फिक्स हो जाता है तो उसकी मूवमेंट्स जो रहते हैं बैक टू नॉर्मल लाने के लिए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट काम करता है, और वही रिजल्ट देता है। और अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली बहुत बड़ी डिसेबिलिटी हो जाती है, और बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन पेशेंट को आ सकता है अगर वो पूरी तरह से मोबाइल नहीं हुआ। तो दैट है ना, माय ट्रिब्यूट टू द फिजियोथेरेपिस्ट। Yeah, there's one more device I am signed with. Can you make co-host? Yes, Dr. Chivak, just a second. Yes sir, I have made you the co-host. अभी आप शेयर कर सकते हैं वहां से स्लाइड। ओके, सजय थोड़ा सा देखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बोन्स कैसे बने हैं ना। तो जो टॉपिक जो है हमारा, जो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, कि यहाँ पे बोन्स कैसे बनते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं।
अब हम सबको पता होगा कि इतने स्पोर्ट्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी ओलंपिक एक्टिविटी है, जंपिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है। अगर बोन्स हमारे स्ट्रांग नहीं होते हैं तो क्या होता? तो बोन इतना स्ट्रांग बना कैसे, उसमें बोन में ऐसा क्या है जो इसको स्ट्रांग बनाता है, वो हम लोग पहले देखते हैं, है ना। तो उसके पहले हम लोग बोन्स के अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले बोन में अगर दो कंपोनेंट रहते हैं, वो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट और एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें होता है सेल्स, और जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट हम लोग थोड़ा मैं टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करना चाहूंगा, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊंगा तो कैल्शियम हमको सबको पता रहता है कि हड्डी में कैल्शियम होता है ना। तो कैल्शियम अगर होता है, स्टॉप शेयर, कैल्शियम होता है तो कैल्शियम की अगर मान लो इसमें इतना कैसा स्ट्रेंथ आ गया, मान लो अगर अपने पास कैल्शियम की गोली है, वो लोग ऊपर से नीचे गिराएंगे तो टूट जाएंगे पीसेस में। मैंने परसों भी एक जोक सुना था व्हाट्सएप पे, कैल्शियम की गोली ऊपर से गिर जाती है तो वो टूट जाती है, तो वो बोलता है कि अरे इतने टूटने पे अगर कैल्शियम का गोली टूट जाता है, ये खाक मेरे हड्डी को कैसे स्ट्रांग बनाएगा, है ना। तो ठीक है, ठीक है। तो यस, तो बोन्स में जो कैल्शियम होता है वो भी इतना ब्रिटल रहता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अगर बताऊंगा तो कांच जो है, यानी कि घर में कोई अगर बल्ब है, वो कांच जो है वो जैसे बना है ग्लास का है, जो अगर हम लोग कोई कांच की कोई भी वस्तु अगर गिराएंगे तो वो टूट जाएंगे। वैसे अगर मान लो बोन्स में एक और चीज होती है, वो है कोलेजन। कोलेजन का अगर आप एग्जांपल बताऊंगा तो मैं यहाँ पे एक रिबन आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ये प्रोटीन है बोन्स के अंदर, वो एक रिबन जैसा रहता है, और ये भी इतना उसमें स्ट्रेंथ है नहीं, है ना। तो बल्ब है, कांच है, वो भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है। रिबन है, कोलेजन है, उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको टफन ग्लास बता रहा हूँ, है ना। इसमें ग्लास भी है और एक थिन ऐसी रिबन जैसा एक प्लास्टिक उसके ऊपर कवरिंग है, जिसकी वजह से ये टफ बन जाता है। तो इसमें अगर कितना भी वेट रखोगे, जैसे कि आप एक 100 kg वेट भी ये सस्टेन कर पाएगा, इतना इसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। तो होता कैसा है कि जब भी कैल्शियम, मिनरल्स और कोलेजन कंबाइन हो जाते हैं तो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हो जाता है। शेयर करो। तो अगर आपको एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, बिल्डिंग जो बनती है वो एक बहुत ही है ना, पिलर सबसे पहले बनाए जाते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, तो जिसमें अगर आप देखेंगे तो पिलर्स में होता क्या है कि शुरू में एक ऐसा मेटल का जो एक फ्रेम बनाया जाता है, एक स्कैफोल्ड बनाया जाता है, जो कि हम उसको कोलेजन बोल सकते हैं। और उसके ऊपर जो सीमेंट और रेत जो लगाई जाती है उसको हम लोग है ना कैल्शियम बोल सकते हैं। तो जैसे ही पिलर बन जाता है तो इतना मजबूत हो जाता है, हम लोग कितना भी बड़ा टावर, 40 माले का टावर बन सकता है, क्योंकि इसमें उतना स्ट्रेंथ आ जाता है। एग्जैक्टली सेम हमारे बोन के साथ हो जाता है। उसमें मेटल का स्कैफोल्ड मतलब एक कोलेजन है, और उसके ऊपर कैल्शियम और बाकी सारे मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, फॉस्फेट्स है, ये सारे जो मिनरल्स है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ उसमें आ जाती है ना। तो ये है हमारे बोन्स का, है ना, बोन्स कैसे बनते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आप सभी को एक चीज आप ऑर्थोपेडिक में सब लोगों को जानने में अच्छा लगेगा कि वो ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, है ना। तो ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर यूजुअली हम लोग नेवर एनकरेज, लेकिन जहाँ पे ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस की बात आती है तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो इसमें ऐसा है कि फीमेल्स में यूजुअली
एट द एज ऑफ 45 पेरीमेनोपॉजल पीरियड हम लोग बोलते हैं, वहां पे कुछ हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन वगैरह कम हो जाते हैं, तो बोन्स में मिनरलाइजेशन जो है वो कम होने लगता है, बोन्स का कैल्शियम कम होने लगता है, डिपोजिशन कम होने लगता है और बोन ज्यादा करके डिजेनरेट होने लगता है। तो इसमें ऐसा है कि बोन वीक होने लगता है फीमेल्स में थोड़ा अर्ली एज में, और कंपेयर टू मेल में यही 55-60 में जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जैसे जैसे कम होते जाएगी, मेल्स में भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो ऑस्टियोपेनिया अगर हम लोग देखेंगे तो ऑस्टियोपेनिया जो है यूजुअली अगर हम लोग उसको एड्रेस करेंगे तो कौन सा एज है? हम लोग यूजुअली मैं पिछले 4 साल से प्रिवेंशन ऑफ सर्जरी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। Rohan, can you just ping me on WhatsApp? I'll share you one slide so that sure sir. Yeah. Yes sir, you can share. Is this your? Can you come again? Yes sir, I have pinged you. Okay. Okay. Sir, you can continue. One second. Yeah, just give me a minute. Okay, just remind me the topics, once I finish with osteopenia. Sure, sir. So we are dealing with the first topic, that is osteopenia and osteoporosis. Once I finish with it, let's go for the second one, okay? I just sent you a message. So it will cover entire topic. So osteopenia and osteoporosis अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें osteopenia जो है वो माइल्डर वर्जन ऑफ osteoporosis है, जिसमें बोन्स में पेन आना, जॉइंट्स में पेन आना, जॉइंट्स डीजनरेट होना, ये सारी तकलीफें हो जाएगी। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि गिरने से तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। यानी कि अगर एग्जांपल देंगे तो अगर एट द एज ऑफ 60 अगर कोई फीमेल है और वो जस्ट थोड़ा स्लीप होने के बाद अगर गिर जाती है और हाथ के ऊपर लोड आता है तो इमीडिएटली लोअर एंड ऑफ रेडियस जो रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाता है। अगर और उसी समय पे आप टीवी पे देखते होंगे कि हमारे जो क्रिकेटर्स है वो डाइव कर रहे हैं, गिर रहे हैं जोर से, है ना, कैसे भी हाथ के ऊपर प्रेशर आ रहा है लेकिन फ्रैक्चर होता ही नहीं। क्या फर्क है इसमें? तो बोन डेंसिटी ही फर्क है। मतलब अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक्सरसाइज अच्छा करते हो, बोन का मिनरलाइजेशन अच्छा हो, उसमें कैल्शियम अच्छा है, तो बोन्स फ्रैक्चर नहीं होते। लेकिन अगर सेम थिंग अगर आप देखोगे तो 70-80 एज में कोई फीमेल्स अगर ऑस्टियोपोरोटिक है तो थोड़ा सा स्लिप होने के बाद बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है। ज्यादा करके अगर हिप जॉइंट में आपको यहाँ पे देखोगे तो हिप जॉइंट का फ्रैक्चर जो है, आई होप यू बी एबल टू सी मी ऑन स्क्रीन आल्सो, है पॉसिबल है स्लाइड के साथ। तो हिप जॉइंट का फ्रैक्चर भी आपको कॉमनली दिखाई देता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इसको कैसे प्रिवेंट करना है? तो हम लोग थोड़ा सा बोन डेंसिटी के बारे में देखेंगे कैसा होता है। ये टी स्कोर के डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन -1 से ज्यादा अगर आपका टी स्कोर है तो आप नॉर्मल में आते हो। -1 से -2.5 रहेगा तो लो बोन मास, जिसको ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं, और -2.5 से अगर कम हो जाता है तो प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये तो बेसिकली होता कैसा है कि कुछ बोन्स में कुछ सेल्स रहते हैं जिनको जो बोन बनाते हैं उनको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। जो बोन घटाते हैं या बोन गलता है वो ऑस्टियोक्लास्ट से गलता है। कुछ हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं।
तो हमारे शरीर में, हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा कितनी है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा बोन गल रहा है कि वो बन रहा है। तो हमेशा हमें ये देखना है कि दिन में हमारे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अगर हम लोग पूरी नहीं करेंगे तो कैल्शियम ब्लड में जैसे ही कम हो जाएगा, हमारे थ्रोट में एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है थायराइड और पैराथायराइड। तो पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो क्या करती है, वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है। वो क्या करेगी कि ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी है तो हड्डी से निकाल के खून में डालेगी, तो हड्डी का गलना चालू हो जाएगा। और कैल्सिटोनिन करके एक हार्मोन है, अगर खून में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो वो वहां से उठा के बोन्स में डालेंगे तो बोन सिंथेसिस हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके पीछे का बता दिया, लेकिन बेसिक अगर आपको कुछ मैसेज आपको देना है या तो आपको ध्यान में क्या रखना है वो है न्यूज। कैसे प्रिवेंट करेंगे हम लोग, है ना, ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस। तो एक छोटा सा है ना, एक न्यूज आपको गुड न्यूज दे रहा हूँ। वैसे न्यूज बोलता है तो हम लोग को बहुत आजकल डर लगता है ना। तो न्यूज में क्या है, N फॉर न्यूट्रिशन, E फॉर एक्सरसाइज, W फॉर वेट ट्रेनिंग एंड S फॉर सप्लीमेंट्स, राइट। तो ये न्यूज क्या है, अभी ऑस्टियोपेनिया में न्यूट्रिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एल्डरली में 60, 65, 70 एज में जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरी नहीं चाहते हो तो आपको कभी से अवेयर होना है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एट टीन एज से ही अवेयरनेस होना चाहिए, खास करके फीमेल्स में। क्योंकि कैसा है कि टीन एज में हम लोग कैल्शियम, जो हमारा पीक बोन मास जो रहता है, इट इज लेट 30, मतलब 30 तक ही रहता है। अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, उनकी कैल्शियम की डेली की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो उनके बोन स्ट्रांग रहेंगे। तो जैसे जैसे डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज अगेन इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज अगर हम लोग बहुत बार आजकल है ना, तो कोविड की वजह से लोग बहुत घर में बैठ रहे, बहुत बहाना बनाते हैं हम लोग, एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं करना, या एक्सरसाइज के लिए कुछ हम लोग बाहर नहीं जा सकते, जिम बंद है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि अगर आपको है ना उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी तो आप डेफिनेटली रास्ता निकालोगे। मैंने अपने घर में जिम बनाई है और मेरी फैमिली, वाइफ, किड्स सारे एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट ट्रेनिंग अगेन इंपॉर्टेंट। वेट ट्रेनिंग क्यों है? वेट ट्रेनिंग आपको लगेगा भाई, बहुत सारे लेडीज को लगेगा वेट ट्रेनिंग मतलब या कुछ जिम जाना है तो मुझे मसल्स की जरूरत नहीं, जस्ट ये करो, अभी ले मत। तो वेट ट्रेनिंग जो है वो वेट ट्रेनिंग आपको करना है कि मसल स्ट्रेंथन करना है। ज्यादा करके जो एक्सरसाइजेस रहते हैं, जैसे कि जिम एक्सरसाइजेस रहते हैं, उसमें आपको मसल स्ट्रेंथन करना रहता है। तो मसल स्ट्रेंथन की रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक को क्यों जरूरत है, आपको ये सुन के हैरानी हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग मसल क्रिएट स्ट्रॉन्ग बोन्स। जिनके मसल स्ट्रॉन्ग है वो उनके ही बोन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बोन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो अगर आपको लगता है कि यार 30 के बाद अगर आपके बोन की डेंसिटी अगर आपको वैसे बरकरार रखनी है तो आपको एक्सरसाइज कंपलसरी है, बहाना नहीं चाहिए, है ना। तो वेट ट्रेनिंग है। सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये सप्लीमेंट आपको लेना है। आगे आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट्स के ऊपर मिलेगी, लेकिन सप्लीमेंट कंपलसरी। तो आपको है ना, न्यूज आपको मैंने दी है कि जैसे कि बोलते हैं कि नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, लेकिन ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस की बात होती है तो डेफिनेटली सर, आई एम श्योर ये न्यूज सभी लोग याद रखेंगे। यस, न्यूज और गुड न्यूज, यस, exactly sir, yeah, yes. So moving to next yes, कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट? yes sir, next we will talk about sir ऑस्टियो, जैसे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस तो आपने बता दिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो अगेन एक मेजर कंसर्न होता है आजकल, तो उसके बारे में भी सर थोड़ी सी क्या राय देंगे आप? सर यस, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आप हम लोग देखेंगे तो सामने एक पिक्चर मैंने डिस्प्ले किया है कि नॉर्मल बोन्स और थोड़ा कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाता है तो यहाँ पे दिखाए हैं। तो बोन्स का थोड़ा सा अगर एनाटॉमी हम देखेंगे तो बोन्स में एंड ऑफ द बोन्स जो होता है उसको एक कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज। और कार्टिलेज में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो है वाटर। बहुत बार हम लोग है ना वर्कआउट करते हैं लेकिन हाइड्रेशन हमारा बॉडी का नहीं रखते हैं। और जो लोग
प्रॉपरली सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, कैल्शियम डाइट प्रॉपर नहीं रहता है और एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं सब कुछ, तो उनमें भी कार्टिलेज डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द मोस्ट कॉमन इज अ नी जॉइंट। बहुत लोगों के आफ्टर द एज ऑफ 40, 45, 50 यहाँ पे नी जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट का। इन्फ्लेमेशन मतलब जॉइंट में सूजन आ जाता है और जख्म, छोटे छोटे जख्म होने लगते हैं और वो जख्म जो होते हैं उसके वजह से सूजन आने लगती है, पेन आने लगता है। हम लोग स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर सकते या तो गाड़ी में बैठ नहीं सकते और बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में मतलब वो पेशेंट को पैंट भी पहनने को नहीं आता, इतना बेंड नहीं हो सकते, वो इतनी डिसेबिलिटी आ जाती है, आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, बैठे तो उठ नहीं सकते हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम लिस्ट जॉइंट पेन आर्थराइटिस में हो जाता है। तो उसके ऊपर क्या ये है, थोड़ा सा ग्रेड्स भी देखेंगे। उसमें अगर इनिशियल है एट द एज ऑफ 40, 45 अगर आपको जॉइंट में पेन आ रहा है तो वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना हो सकती है, ऐसा आपको ध्यान में लेना है। सेकेंड है माइल्ड है, थोड़ा सा हल्का सा क्रैक आ जाता है कार्टिलेज में, यहाँ पे भी अगर आप अवेयर हो जाएंगे, थोड़ा एक्सरे वगैरह ले लेंगे या तो कुछ सप्लीमेंट्स या ले लेंगे तो ही आप कुछ माइल्ड पेन किलर लेके भी आप यहाँ पे ठीक हो सकते हो। फिर मॉडरेट जो जॉइंट आर्थराइटिस रहता है वो ऐसा है कि इसको बहुत आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके अगर वो सीवियर में कन्वर्ट होता है तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तो यहाँ पे आप अलग अलग ग्रेड्स है, लेकिन इसको तो उसको अगर हम लोग सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वहां पे जॉइंट रिप्लेसमेंट लगती है तो ये प्रिवेंट करने के लिए हमें एक शुरुआत कहाँ से करना है? अगेन टीन एज, उसके बाद यंग एडल्ट्स, यहाँ से हमें शुरुआत करना है। तो बहुत बार प्रिवेंटिव, अगर प्रिवेंशन ऑफ दिस सर्जरीज इस पे अगर बात करना है तो जिसको अर्थराइटिस सीवियर अर्थराइटिस होता है उसमें तो सर्जरी प्रिवेंट होती नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जैसे कि जिसके मम्मी पापा को हम लोग ने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की होती है और वो पूछते हैं कि क्या मुझे भी वो सर्जरी लगेगी क्या? तो डेफिनेटली हम उनको अवेयर कर सकते हैं। तो देखो सर्जरी करते समय मैं 3 घंटे में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हूँ, 1 आवर सर्जरी के पहले और बाद में 2 घंटे का सर्जरी रहता है। एक पेशेंट को मैं ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको इस अभी सेशन में मैंने लगभग 250 लोग हैं, अगर उनमें से जो लोग 15 से एज से लेके 45, 50 या 55 एज ग्रुप के जो लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग वो एज ग्रुप के रहेंगे, उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप इसमें अवेयर हो जाओगे, अगर आप सही में प्रिवेंट करना चाहते हो सर्जरी एट द एज ऑफ 65, 70, तो आपको ये ध्यान में लेना है कि किस तरह से जॉइंट का हेल्थ मेंटेन करना है, राइट? तो मूविंग अहेड, आपको एक और निमोनिक रोहन जी मैं देना चाहूंगा, है ना, SSSS। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो इसमें 4 बार एस है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो सबल। अगर आप घूम फिर नहीं रहे हो, लॉकडाउन में एक जगह पे बैठ रहे हो, खा पी रहे हो, एक जगह पे बैठ रहे हो, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी चली जाएगी, कार्टिलेज डैमेज होने लगेगा, आपको तकलीफ हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मोबाइल रहना है, आपको स्टेयर्स क्लाइंब करना है। अगर लॉकडाउन पीरियड में जिम बंद है तो घर में आपके पास कुछ स्टेपर रहेंगे या स्टेशनरी साइकिल सबसे बेस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे घर में है स्टेशनरी साइकिल। इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है कि आपका वेट जो है सीट पे आ जाता है और आप एक्सरसाइज करने लगते हो तो जॉइंट के ऊपर लोड भी नहीं आता है, एट द सेम टाइम आपके जॉइंट्स मोबाइल होते हैं। और खास करके जो जॉइंट्स के जो मसल्स रहते हैं, अगर नी जॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स, ये जो मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ आने के लिए साइकिलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो स्विमिंग है। तो स्विमिंग जो है उसमें नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस है, और वो नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस आप करोगे तो नी के ऊपर लोड भी नहीं आएगा, कार्टिलेज डैमेज भी नहीं होगा, एट द सेम टाइम वी आर स्ट्रेंथनिंग द मसल्स अराउंड द जॉइंट। तो ये मसल स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। फिर स्लिम, हर हम है ना, तो कॉमन डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो स्लिम रहेगी, आपको वेट ट्रेनिंग लगेगा ही लगेगा। तो स्लिम होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ओबीज हो तो इट विल बी डेफिनेटली यू आर वेरी वेरी प्रोन टू द सर्जरी। तो वेट के ऊपर भी आपको काम करना है। और डेफिनेटली सप्लीमेंट्स जो है जिसमें ग्लूकोसामाइन हम लोग ये करते हैं, कैल्शियम देते हैं और विटामिन देते हैं, विटामिन डी है, विटामिन सी है, ये सारे का रोल है। और खास करके प्रोटीन्स,
लोग बहुत प्रोटीन को इग्नोर करते हैं, लोग बोलते हैं कि कैल्शियम खाया तो हो गया, मेरा हड्डी स्ट्रांग हो गया, है ना। तो वैसा नहीं है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉइंट्स और बोन्स की जो मैट्रिक्स जो है वो प्रोटीन से बनी रहती है, और प्रोटीन इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, राइट। सो मूविंग अहेड, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट सर, काफी बार हमारे पास एक सवाल आता है कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने बता दिया, पुरुषों और महिलाओं में अगर आप देखोगे इवन इन मिडिल एज हमने काफी देखा है कि स्लिप डिस्क जैसी जो समस्या होती है वो काफी बार लोगों में परेशान करती है। सो हाउ डू वी टैकल इट सर? राइट, तो स्लिप डिस्क के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो कैसा है कि स्लिप डिस्क वेरी कॉमन है और हर एक एज में होती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आती है, कुछ मैनुअल लेबर है जिनका हैवी काम रहता है उनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आती है, हाउस वाइफ में आ जाती है, प्रेगनेंसी के बाद स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखते हैं कि स्लिप डिस्क एग्जैक्टली होता क्या है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो डिस्क रहता है हमारे वर्टिकल बॉडी रहता है, मॉडल भी दे दो। हाँ, तो आप मुझे इसमें भी देख सकते हो, यार स्क्रीन पे भी है। तो ये वर्टिकल कॉलम है जो एस शेप का रहता है और हर एक रीढ़ की हड्डी के बीच में एक एक डिस्क है। तो ये डिस्क जो है जब ये प्रोलैप्स हो जाती है, निकल जाती है, तो वो पीछे जो काफी सारे नर्व्स रहते हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है वर्टिकल कॉलम में, उसको प्रेशर करने लगता है। अगर मान लो कोई पैर में कोई नस जा रही है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा तो वो पैर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये स्लिप डिस्क जो है वो स्लिप डिस्क जो है उसका मेन जो प्रॉब्लम रहता है वो डिस्क का एक मतलब बाहर आना। तो उसको अलग अलग अगर उसको ट्रीट करना है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पेन जो है रेडिएट होता है बैक से लेके पूरे कीड़ी तक जाता है। तो ये जो पेन है रेडिएटिंग पेन रहता है, बहुत सीवियर भी होता है। आप मतलब पेशेंट को स्ट्रेट खड़ा नहीं रहने को होता है और पेन इतना सीवियर रहता है कि जैसे शॉक लग रहा है, करंट जैसा करंट लगता है वैसे पेन रहता है। तो हमें हर एक लेवल का मतलब कितना प्रेशर है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलती है। स्लिप डिस्क में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वापस मैं एक आपको एक निमोनिक बताऊंगा जिस जो आपको हेल्प करेगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्चर। अगर आप पर्टिकुलर गलत पोस्चर में आप रह रहे हो तो डेफिनेटली स्लिप डिस्क आज नहीं तो कल होने वाला है। आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपको ये आइडिया होगी कि है ना, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो जो जिस चेयर पे आप बैठ रहे हो वो चेयर को आप देखो कि क्या वो ऑफिस चेयर है। बहुत बार हम लोग डाइनिंग टेबल पे जो है ना चेयर वो यूज करते हैं, बिल्कुल वो आपको घंटों बैठने के लिए वो चेयर बनाई नहीं है। तो पोस्चर इंपॉर्टेंट है, मैं आगे भी आप इसके ऊपर बात करूंगा। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लिप डिस्क जब भी हो जाता है तो हम लोग बहुत ही इम्पेशेंट हो जाते हैं, लेकिन ये बीमारी अगर माइल्ड लेवल की है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मॉडरेट सिवियर है तो आपको डेफिनेटली आपको कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको आगे का ट्रीटमेंट जैसे कि कुछ इंटरवेंशन बताएंगे या सर्जरीज बताएंगे, लेकिन माइल्ड लेवल पे आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है। तो वो एटीट्यूड होना चाहिए। फिजियोथेरेपी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्लिप डिस्क। तो स्लिप डिस्क में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? अगर आप देखेंगे तो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका स्पैज्म जो है बैक के जो मसल्स है जो स्पैज्म है उनको रिलीव करने के लिए है, तो आपको पेन किलर ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और भी मोडेलिटीज है, ट्रैक्शन है या आपको IFT करके एक मोडेलिटी है। तो अलग अलग मोडेलिटी से हम लोग स्लिप डिस्क की जो स्पैज्म है, पेन है, वो सब हम लोग रिलीव कर सकते हैं। Exercise is again very very important, as I already said कि back extension exercise plays very important role in sleep disk. Rest is again important. बहुत बार लोगों को थोड़ा सा पेन रिलीफ हो जाता है तो तुरंत काम पे लग जाते हैं, या वही सिटिंग अगर गलत पोस्चर है तो रेस्ट आपको लेना है। यूजुअली बहुत सारे डिस्क जो है आफ्टर 3 weeks to 3 months तक अपने आप वहां का पेन कम हो जाता है। जो डिस्क कोलैप्स हो चुकी है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो नर्व के ऊपर का प्रेशर हट जाता है। तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन द सप्लीमेंट्स यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, मिथिलकोबालामाइन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपको सप्लीमेंट्स के तौर पे लेना है, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्लीप डिस्क।
यस सर, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर अगेन एक कॉमन प्रॉब्लम जो आपने यहाँ पे बताया स्लीप डिस्क का, उसे किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है ना। अगेन सर, डेफिनेटली अब तक आपने काफी सारे हमें जॉइंट्स के बारे में, बोन्स के बारे में जो प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में बताया, बट एक कॉमन प्रॉब्लम जो आज काफी सारे, जैसे कि अभी आपने वर्क फ्रॉम होम का जिक्र किया, तो उसके वजह से या फिर आज बच्चों में भी जो स्कूलिंग घर से चल रही है, स्क्रीन टाइम जो है वो काफी बढ़ रहा है, लैपटॉप के सामने बैठना या फिर मोबाइल में घंटों जो है लोग समय बिताते हैं। सो डेफिनेटली एक नेक में जो है सर कई अलग अलग प्रकार के इश्यूज जो आज निर्माण हो रहे हैं। काफी बार बाइक राइडिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए भी अगर आप देखोगे तो बैक पेन के साथ साथ नेक पेन भी जो है एक कॉमन कंसर्न रहता है। सो हाउ डू वी टैकल इट सर? से नेक पेन के लिए अगर मतलब क्या करना चाहिए, कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिक या फिर कोई न्यूट्रिशन? डेफिनेटली। तो बेसिकली कैसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो, जैसे मैंने शुरुआत की कि करेक्ट सिटिंग पोस्चर। तो वर्क फ्रॉम होम जो है ये, अगर आप स्लाइड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी चेयर, और वो चेयर में आपको कैसे बैठना है वो इम्पोर्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शोल्डर्स हमारे रिलैक्स होने चाहिए। अगर उसका जो हैंड रेस्ट है वो चेयर का, वो बराबर आपके हिसाब से एडजस्ट होने वाला हैंड रेस्ट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, बैक सपोर्ट। हमेशा हमारे बैक की जो कर्व जो रहते हैं वो ये शेप रहती है, जहाँ पे लंबर मतलब कमर के यहाँ पे हमारी स्पाइन थोड़ी सी आगे आ जाती है, नेक में थोड़ी सी आगे आ जाती है, तो वहां पे आपको सपोर्ट भी उसी तरह से चाहिए। और आपके बटक्स जो है इट शुड टच द बैक सपोर्ट। फिर आपके थाइस के यहाँ पे और स्पाइन के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, नीज में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और फुट जो है आपके जमीन पे रेस्ट होने चाहिए। बहुत बार हम लोग जो चेयर जो है एडजस्टेबल रहती है और वहां पे हम लोग हाइट ज्यादा रखते हैं तो पैर लटकते हैं, कम रखते हैं तो पैर बिल्कुल ज्यादा फैल जाते हैं। तो वहां पे आपको 90 डिग्री एंगल एट हिप जॉइंट एंड एट नी जॉइंट, देयर शुड बी 90 डिग्री एंगल। सेकेंड थिंग कैसा है कि स्क्रीन का जो लेवल है, वो जो स्क्रीन का जो लेवल है आपको आंखों के सामने होना चाहिए, या तो 20 डिग्री थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो आप इतना कर सकते हो, आप ऐसा नेक नीचे लेके लेना, मतलब वापस नेक पेन शुरू हो जाता है। बहुत बार आजकल बच्चे हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन स्कूल्स की वजह से बच्चे सोफा पे या बेड पे लेटे रहते हैं, है ना, जैसे कि उल्टा लेटते हैं, मोबाइल सामने आंखों के बहुत नजदीक, और ऐसे गर्दन करके बच्चे बैठे। तो क्लिनिक में आजकल जो आ रहे बच्चे, तो नेक पेन मतलब स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी है, जो एट द एज ऑफ 45-50 होनी चाहिए, आज बच्चों में मिलती है। तो आपको ये देखना है कि क्या बच्चा सही बैठा है कि नहीं। अगर वो स्ट्रेट बैठा है कि नहीं, तो हमेशा चेयर पे बिठाओ, चाहे ऑनलाइन स्कूल कितने भी टाइम रहने दो, उसको चेयर पे बिठाना चाहिए, राइट। तो नेक पेन में हमें यूजुअली वही सिम्टम्स है, खास करके नेक पेन में स्पैज्म आना, मसल्स है ना कैच होना। तो हम लोग गर्दन में जो पेन आता है, तो वो पेन रिलीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगेन एक्सरसाइज है। सबसे पहले कुछ हम लोग पेन किलर एडवाइस करते हैं, तो आप जो भी अगर बहुत सीवियर है तो डेफिनेटली यू शुड सी द ऑर्थोपेडिक सर्जन, और या तो कम है तो वी स्टार्ट विद पेन किलर, या लोकल एनर्जी से कुछ बाम रहेगा घर में या कुछ मलम रहेगा वो लगा सकते हो। कोल्ड आइस पैक रहेगा तो उससे आप फर्मेंटेशन कर सकते हो। फिर ये घर में रेमेडीज है जैसे कि, और फिर उसके बावजूद भी अगर रिलीव नहीं हो रहा तो हमें एक्सरे करना होता है। एक्सरे में बहुत बार स्पॉन्डिलोसिस जैसे बीमारी दिखाई देती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में गैप शुरू हो जाता है और जॉइंट के ऊपर काफी सारा लोड आने लगता है। ज्यादा करके एल्डरली लोग, जो 45-50 की एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनको ये जॉइंट थोड़ा सा जॉइंट पे जो इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, जैसे आर्थराइटिस है, वो शुरू हो जाता है। उसकी वजह से सारे मसल स्टिफ होने लगते हैं। तो सबसे बेस्ट है उसमें फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस, नेक एक्सरसाइजेस है, बैक एक्सरसाइजेस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो और उसके बावजूद भी अगर पेन नहीं उठ रहा है तो हमें डिस्क का पोजीशन देखने के लिए एमआरआई करना पड़ता है। तो एमआरआई में अगर जैसे डायग्नोस रहता है उस हिसाब से हमको ट्रीट करना रहता है, राइट। Yes. Thank you so much sir for sharing this wonderful information। जैसे कि सेटिंग पोस्चर, जैसे कि आपने काफी बार सही कहा कि चेयर्स या फिर जो टेबल्स होते हैं वो प्रॉपर होने जरूरी है, बट पीपल आर एक्स्टम्ड मेजरली इनटू वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि बेड पे बैठ के काम करना, नॉर्मल जो स्टूल होता है या फिर जो छोटे टेबल्स होते हैं उसी पे बैठ के काम करते हैं घंटों समय, एंड दैट इज द रीजन जैसे कि आपने देखा जो रिक्वायर्ड पोस्चर जो वो वहां पे बिगड़ जाता है, एंड देन अगेन ये पेन्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है ना। अगेन जब पेन्स की आप बात कर रहे हैं, सो एक काफी बार सर लोग जो अगेन एक संभ्रम में रहते कि जब भी हमें कोई इंजरीज निर्माण होती है स्पेसिफिकली ड्यूरिंग वर्कआउट या फिर ड्यूरिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उन्हें जो है अगेन किस तरह से सर ट्रीट करना चाहिए?
वर्कआउट करने के लिए लोग जाते हैं, अगेन अनअवेयर होते हैं, तो वेट्स को उठाने की वजह से या फिर कुछ और स्पेसिफिक टाइप ऑफ काइंड ऑफ एन वर्कआउट करने की वजह से जो पेन होता है बैक में या फिर स्पेसिफिकली मसल्स में, जॉइंट्स में होता है, उसे कैसे ओवरकम करना चाहिए सर? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मेन कंसर्न है। लोग जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं और है ना, कभी कभी ओवर एक्सरसाइज या गलत पोस्चर की वजह से या एक्सरसाइज के टाइम प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से हम लोग ऐसी कुछ इंजरी ले लेते हैं जो हमारी पूरी एक्सरसाइज की जो करियर हमारी वहां पे खत्म हो जाती है। क्यों मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं बहुत इसमें खुद बहुत ही इसमें मैं खुद जिम वर्कआउट करता हूँ, और मुझे ये करते समय जो भी मतलब अगर आप देखेंगे तो जो प्रिकॉशंस लेना है, या मेरा खुद का मेरा पर्सनल ट्रेनर भी है, तो ये आपको एक शॉर्ट में आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। थोड़ा यस, तो यहाँ पे कुछ यस, तो मेरे घर में मैं एक जिम दिखा रहा हूँ और मेरी डॉटर यहाँ पे है। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से मैंने एक छोटी सी जगह में मैंने ये बनाया है। और खास करके आप देखोगे यहाँ पे स्टेशनरी साइकिल जो मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे तनिष्क का थोड़ा सा एक स्टेशनरी साइकिल बताऊं। ये जो साइकिल है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको नी की इश्यूज है, वहां पे अगर आप देखोगे तो बेटा तो जिनको नीज की प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए आप खड़ा रह के एक्सरसाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंजरी होने का चांसेस तो ये है आपको मतलब वेट मैनेजमेंट की ये साइकिल घर बैठे अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो वेट मैनेजमेंट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। लेकिन जिनको नी जॉइंट की प्रॉब्लम है वो बैठेंगे तो आपका वेट बाईपास हो जाता है और नी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। और अभी एक्सरसाइज करो तो इससे आपको जो वेट जो घुटने पे आ रहा है वो नहीं आएगा है। तो ये स्टेशनरी साइकिल का इन्वेस्टमेंट आप डेफिनेटली करना। एक और इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि है ना फिटनेस बैंड जिसको बोलते हैं। तो फिटनेस बैंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपको पता चलेगा आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे ट्रैकर्स हैं, तो वो भी आपको एक छोटा छोटा टारगेट आपको अचीव करने में हेल्प करेंगे। अभी जहाँ पे इंजुरीज की बात चल रही थी वहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा एक बेंच प्रेस है, जो एक बेंच है, वेट्स है, और यहाँ पे एक पुली है। ज्यादा करके जो इंजुरीज होता है वो बेंच प्रेस पे होता है। लोग है ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो होता कैसा है कि एक्सरसाइज में जो ये होता है मतलब बैक का जो हमारा पोजीशन रहता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जो बेंच प्रेस आप करते समय आपकी बैक जो है वो आपको मतलब स्टेबल करनी है। तो यूजुअली होता कैसा है कि हम लोग अगर वेट उठाने जा रहे हैं तो बैक अगर ऐसी हो जाएगी, सी शेप हो जाएगी, तो आपको डिस्क कोलैप्स हो जाएगा। सी शेप यूजुअली होता कैसा है कि जब भी वेट हम लोग बहुत एक्साइटेड होने के बाद वेट अगर हैवी ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बैक ऐसे हो जाता है। तो दैट इज अ रॉन्ग। तो अगर आपके साथ में ट्रेनर है तो डेफिनेटली अगर वो ट्रेनर भी वेल सर्टिफाइड है तो ही आपको बता देगा कि यार यहाँ पे बैक हमारा पकड़ लो अच्छे से, क्या ये मतलब उसमें उसको लूज मत रखो। और वेट उतना जितना ज्यादा पुश करके एक दिन में एक्सरसाइज करके बॉडी नहीं बनती है। अगर आपको जिंदगी भर एक्सरसाइज करना है या आपको ध्यान में रहना चाहिए तो आप इंजरी नहीं करोगे। तो ये एक वेट लिफ्टिंग या जो बेंच प्रेस जैसे एक्सरसाइजेस है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी वेट अगर आप मसल के ऊपर आ रहा है वहां से ट्रांजिट होकर अगर आपके बैक में या नेक में जा रहा है तो डेफिनेटली वो वेट आपके लिए ज्यादा आप उठा रहे हो। तो जो यंग लोग हैं जो जिम में जाते हैं बहुत बार ट्रेनर साथ में नहीं रहता है, जल्दबाजी में वो उठा लेते हैं और ज्यादा करके इंजुरी जो होती है वो प्रॉपर टेक्निक ना होने की वजह से होती है। शोल्डर इंजुरी तो इतना प्रोन है क्योंकि शोल्डर जॉइंट सबसे मोबाइल जॉइंट है जिसमें रोटेटर कफ इंजुरी इज वेरी कॉमन। अगर आप डंबल उठा रहे हो बरोबर से वेट नहीं आया तो शोल्डर पे आ जाता है। तो ये वर्कआउट करने के टाइम होने वाली इंजुरीज है। ज्यादा इंजुरी स्पोर्ट्स में भी होती है, जैसे कि फुटबॉल प्लेयर होते हैं या क्रिकेटर्स रहते हैं। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे, शेयर करो स्लाइड्स, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ चीजें हैं। जैसे कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो स्पोर्ट्स के लिए आप फिट हो कि नहीं वो आपको देखना है।
अगर स्पोर्ट्स के लिए आप फिट नहीं हो, स्पोर्ट्स के लिए फिटनेस है मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी का जो शेप है। अगर 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 आप ओबीस हो तो आप जाके कोई फुटबॉल जैसे गेम आप नहीं खेल सकते, तो आपको ग्रेजुअली वहां पे जा सकते हो, लेकिन वेट को मैनेज करना पड़ेगा। वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर बहुत बार कैसी हो जाती है कि अगर आपको कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर, स्क्रीन इज विजिबल नाउ। तो मोस्ट कॉमन इंजरीज यहाँ पे मैंने बताया है, जैसे कि तो साइकिलिंग में जो आते हैं, जो लोग बहुत स्ट्रेनियस साइकिलिंग करते हैं, तो उनको काम मसल्स या स्प्रेन्स, जॉइंट्स के अराउंड जो टेंडन्स है उसमें स्प्रेन्स आने, एंकल स्प्रेन्स आर वेरी कॉमन विद फुटबॉल प्लेयर्स। एसीएल इंजरी, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन्स आर अगेन आल्सो कॉमन विद द बास्केटबॉल प्लेयर्स और ये सब। देन शोल्डर डिसलोकेशन इज अगेन वेरी कॉमन। ACL tear is one of the commonest injury occurs with football players. So ACL tear, ACL मतलब anterior cruciate ligament tear है, जो नी के जॉइंट के अंदर लिगामेंट रहती है, और वो जब भी टूट जाती है तो काफी बड़ा मतलब आपको स्पोर्ट्स लाइफ के ऊपर मतलब बहुत वो अफेक्ट हो सकता है। और कुछ टेनिस एल्बो जैसे आपको कंडीशंस पता होगी। तो ये सारी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज है, इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपको ये स्लाइड आप बिल्कुल ध्यान में रखना। जो लोग एक्सरसाइज में बहुत पैशनेट है, और सभी को रहना चाहिए, बेसिकली एक्सरसाइज शुड बी द पार्ट ऑफ योर डेली करिकुलम। उसमें सबसे टॉप में है वार्म अप एक्सरसाइज बिफोर वर्कआउट और स्पोर्ट्स। तो वार्म अप एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वार्म अप बिना एक्सरसाइज करे जाओगे तो डेफिनेटली इंजरीज होने का चांसेस है। प्रॉपर टेक्निक होना चाहिए। स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट इज अगेन इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रेच नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मसल स्पैजम में रहेंगे, मसल रिकवर नहीं हो जाएंगे। तो स्ट्रेचिंग इज इंपॉर्टेंट। रेस्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन मतलब पानी पीना है आपको। मैंने और शुरू में बताया था कि हमारे जो जॉइंट्स जो है उसमें जो कार्टिलेज है उसमें पानी है। अगर जो अब पानी ऐसे कम हो जाता है, अगर आप पानी नहीं, तो आपको लगा नहीं यार जाके पानी पीऊंगा, पानी से क्या इतना, लेकिन वर्कआउट के टाइम आपका हाइड्रेशन होना जरूरी है। तो हाइड्रेशन नहीं रहेगा तो कार्टिलेज डैमेज बहुत फास्ट हो जाता है, और स्लिप डिस्क या डिस्क का डिजनरेशन भी फास्ट होता है। जो लोग पानी सही मात्रा में नहीं पीते हैं और ओवर एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनियस काम रहता है या किसी का एक्सर्शन भी होता है, तो इस तरह से न्यूट्रिशन इज अगेन कॉमन डिनोमिनेटर वी कैन कॉल इट, राइट। तो टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी वी शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच। सर अगेन एक कॉमन सवाल जो मेरे भी काफी बार दिमाग में आता है कि हमारे जॉइंट्स में अगर आप देखोगे, फिंगर्स में स्पेशली या फिर एल्बोज में वगैरह, एक क्रैकिंग जैसी साउंड्स आती रहती है सर। तो एग्जैक्टली वो साउंड्स का क्या मतलब होता है और उसे कितना सीरियसली लेना चाहिए? बिकॉज काफी बार क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते कि 1-2 दिन के बाद वो बंद हो जाएगी और समथिंग लाइक दैट। सो हाउ शुड वी एज एन एक्सपर्ट, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर सर? देखो, क्रैकिंग नॉइज जो रहता है वो 2 टाइप का है। अगर उसके एसोसिएटेड मतलब अगर पेन बिल्कुल है नहीं है, अगर पेन आता है तो दैट इज वेरी सिवियर, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। पेन अगर क्रैक होने के समय या शुरू से रहता है और फिर क्रैकिंग नॉइज आता है, तो हमें देखना है कि जॉइंट्स में इश्यू क्या है। अगर पेन बिल्कुल भी नहीं है और आपके जॉइंट में क्रैकिंग नॉइज आ रहा है तो फॉरगेट इट। तो जैसे कि खास करके जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या तो जुम्बा जैसे एक्टिविटी या डांस आप कर रहे हो और उसमें जॉइंट में कहाँ तो कट 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 आवाज आ रही है लेकिन उसमें पेन नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी एट ऑल। जस्ट उसको भी एक अलग से रिदम समझो और जस्ट गो अहेड विद द एक्टिविटी, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अगर पेन आता है तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो पेन क्यों आता है? यूजुअली जॉइंट के अंदर को जो फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड अगर कम हो जाता है, तो जैसे कि हम लोग है ना प्लास्टिक पॉलीथीन में, अगर मान लो हम लोग दूध की पॉलीथीन है, जैसे ही हम लोग दूध पूरा गिराएंगे और पॉलीथीन को अगर बाद में रब करेंगे तो अंदर थोड़ा सा फ्लूइड कम हो जाता है, तो रबिंग का जो नॉइज आता है वैसे एग्जैक्टली हैपेंस विद आवर कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। फ्लूइड कम हो जाता है तो वो क्रैक जैसा आवाज आता है, तो उसमें कुछ इतना मेजर सिग्निफिकेंस है नहीं।
ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, दैट्स ग्रेट सर। कुछ और सवाल हमारे ऑडियंस की ओर से आ रहे हैं मेरे चैट बॉक्स में, सो आई वुड लाइक टू टेक दोस फ्यू मोर क्वेश्चंस आल्सो सिंस वी हैव सम मोर, एक 5 मिनट सर है हमारे पास और, तो कुछ और सवाल हम जरूर ले लेंगे। सो सर एक सवाल नॉर्मली आ रहा है, अगेन एज अ हाउसवाइफ काफी बार जो है महिलाओं के पास समय नहीं होता है फॉर द एक्सरसाइज, बिकॉज पूरे दिन अगर आप देखोगे तो पूरे दिन में जो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो इस दौरान सर हाउ अ हाउसवाइफ कैन मैनेज इट सर? यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। देखो कैसा है कि एक मतलब हाउसवाइफ जो है वो बहुत ही बिजी रहती है, मॉर्निंग से लेके ना बच्चों का काम करो, घर में सब जो कुकिंग से लेके हर जगह पे उसको ध्यान देना रहता है। और बहुत बार ये काम होने के बाद उसको इतना थकान महसूस होने लगती है। तो ये सब जो इश्यूज आते हैं वो हाउसवाइफ के कंप्लेंट्स में रहते हैं। तो ज्यादा करके स्पॉन्डिलोसिस, नी पेन, बैक पेन, ये सारे कंप्लेंट्स ये जो हाउसवाइफ है लेके आते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जस्ट आपका माइंडसेट चेंज करो, क्योंकि देखो ये तो काम जो है ये तो छूटने वाला है नहीं, आपको करना ही है। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, आप मेड रख के थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेसिक काम है आपको करना ही है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपकी जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर गौर करो। अगर मान लो आप किचन में मान लो आप किचन में कुछ कुकर लगाया और वो थोड़ा सा आपको 5 मिनट दे रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा सा स्टेप आप ऊपर नीचे करके आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या तो थोड़ा सा आगे पीछे किचन में आप चल सकते हो, या तो उसी समय आपको अगर दूसरा भी काम है तो आप थोड़ा सा है ना उसी समय प्रेजेंस, आप क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, या तो आप उसी समय पे आप बॉडी के ऊपर गौर करो कि ये मेरी एक्सरसाइज हो रही है, ना कि एक्सर्शन। ज्यादा करके हमें एक्सर्शन लगता है यार, ये काम के बाद वो काम, तो थोड़ा सा मेंटल फटीग भी आता है, फिजिकल फटीग भी आ जाता है। तो इसकी जगह पे आप उसको गौर करो कि भाई ये एक्टिविटी मेरे बॉडी को एक्सरसाइज दे रही है। या तो आप वेजिटेबल्स लाने के लिए जा रहे हो, वहां से आप है ना ऑटो, अगर नजदीक है तो ऑटो, या वो काम किसी को दूसरे को डेलीगेट मत करो, वो काम खुद करो। या तो अगर आपका तीसरा चौथा पांचवें माले पे अगर आपका फ्लैट है तो स्टेयर्स डेफिनेटली प्रीफर करो। लोगों को चढ़ते वक्त, क्लाइंबिंग स्टेयर्स करते वक्त जितना एक्सरसाइज अच्छा हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों को स्टेयर्स मतलब नीचे उतरते वक्त पेन आता है। तो उसमें आप ये भी कर सकते हो, आप स्टेयर्स से आप चढ़ते वक्त स्टेयर्स यूज करो, फिर आते वक्त लिफ्ट यूज करो, ये भी कर सकते हो। लेकिन आप ये मौके छोड़ो मत, ये आपका एक्सरसाइज है, खाली आपको उसको खुश होके उसको एक्सेप्ट करना है, यही मेरा एक्सरसाइज है। उससे भी आपकी जो एक्सरसाइज की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। That's great. Sure. Yeah, sir. I was also coming to the same point, sir. कि न्यूट्रिशन का सपोर्ट सर किस तरह से ले इसमें, लेकिन अगर न्यूट्रिशन का सपोर्ट अगर आप देखोगे तो उसमें जो अपने बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रोटीन आपको लेना है। फिर आता है कितना लेना है। अगर आपका बॉडी वेट जितना है उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। फिर अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, या तो प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो वर्कआउट करने वालों को आप लगभग 2 टाइम्स बॉडी वेट आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है, 1000 to 1500 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट है। फिर मल्टीविटामिन है, खास करके विटामिन डी का रोल बहुत है बोन्स और जॉइंट्स हेल्थ में। विटामिन सी आप ले सकते हो, जिसमें कार्टिलेज जो कार्टिलेज रिपेयरिंग में वो हेल्प होता है। कैल्शियम डिपोजिशन में विटामिन सी का रोल है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। ओमेगा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा जो है वो जॉइंट में बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे काम करता है, तो ओमेगा आपको लेना चाहिए। तो these are the nutrients you should take along with your diet. That's great sir. So thank you so much sir. I'm sure काफी सारे सवालों के जवाब आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, और कुछ अभी काफी सारे सवाल मेरे पास चैट बॉक्स में आ रहे हैं अबाउट दी सप्लीमेंटेशन, अबाउट न्यूट्रिशन। सो आई थिंक एज एन न्यूट्रलाइट हमारे पास अगेन एक ग्रेट रेंज है सप्लीमेंट्स की, जो कि हमारे इस हड्डियों के लिए, जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए जो है अगेन एक सही सेहत बनाने में जो है मदद कर सकती है। सो आइए नाउ एक क्विकली जो अगेन उसके ऊपर भी हम जानकारी ले लेते हैं। सो अगेन बिफोर वी मूव अहेड, सो वंस अगेन डॉक्टर जीवक जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। आज आपने हमें ये मौका दिया, हमारे साथ आप जुड़े, काफी सारी जानकारी जो है आज हमने यहाँ पे हासिल किया आपसे।
नाउ आइए हम आगे बढ़ते पार्टिसिपेंट्स और बात करते कुछ कॉमन क्वेश्चंस के अबाउट न्यूट्रिशन की। सो न्यूट्रिशन के लिए जैसे कि डॉक्टर जीवक ने बताया, प्रोटीन्स हो, ओमेगा हो, कैल्शियम तो ऑलरेडी शुरुआत से वो हमें बता रहे हैं, उसी के साथ साथ सम मोर विटामिन लाइक विटामिन डी, एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट को किस तरह से फुलफिल किया जा सकता है। सो हमारे पास न्यूट्रलाइट के पास एक अगेन एक ग्रेट बोन हेल्थ रेंज है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइट कैलमैक डी प्लस, न्यूट्रलाइट ग्लूकोसामाइन एचसीएल विद बोसवेलिया, ये ऑलरेडी उपलब्ध थी। इसमें अगेन एक न्यू एडिशन हुआ है हमारे न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस का। सो एक तीनों सप्लीमेंट्स अगर आप देखोगे तो एक ग्रेट कॉम्बिनेशन में जो है आपकी बोन्स और आपके जो जॉइंट्स की जो हेल्थ है उसे आई विल से काइंड ऑफ एन मेंटेन रखने में, बिल्ड करने में जो है मदद कर सकती है। सो किस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स हमें मदद करते हैं? सो विटामिन डी आई एम श्योर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है हमारा, काफी आई विल से एक गूंज हो रही है इस प्रोडक्ट की मार्केट में। सो अगेन सबसे पहले विटामिन डी प्लस की अगर मैं बात करूंगा तो यस, ये एक सेफ और इफेक्टिव डोसेज के साथ आ रहा है, जिसमें विटामिन डी3 आपको मिलता है अप टू 1900 IU पर टैबलेट, और विटामिन K2 मिलता है। इसी के साथ साथ इसमें ब्लेंड है लिकोरीज और क्वेरसेटीन का। अगेन क्वेरसेटीन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 18 बिग एप्पल से मिलने वाला जो क्वेरसेटीन है वो आपको इसके एक टैबलेट में मिल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव्स का जो उपयोग नहीं किया जाता। एंड यस, बोन हेल्थ के साथ साथ ये हमारे जो डॉक्टर साहब ने आज हमें बताया कंसर्न जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो भविष्य में जो है निर्माण हो सकते हैं, अगेन उसे जो है रोकथाम लगाने के लिए जो मदद कर सकता है। विटामिन K2 ये कैल्शियम को सही जगह पे डिपॉजिट करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ क्वेरसेटीन एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, और लिकोरीज अगेन ये ओवरऑल जो हमारे बोन डेंसिटी को इंप्रूव करने में जो है मदद करते हैं। सो यस, इसी के साथ साथ वी हैव अ कैलमैक डी प्लस आल्सो, जो कि एक कॉम्बिनेशन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, मैग्नीज और जिंक का, जो कि अगेन एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन्स की जो फाउंडेशन है उसे बनाने में हमारी मदद करता है। सो कैल्शियम टू स्ट्रॉन्ग योर बोन्स, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, मैग्नीशियम मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बोन्स के हमें मदद करता है, जिंक जो ये हेल्दी इम्यून सिस्टम को बनाने में हमें मदद करता है, और कार्टिलेज जो है अगेन मैग्नीज जो है वो कार्टिलेज और बोन फॉर्मेशन के लिए जो है काफी जरूरी है। एंड यस, अगेन फॉर आवर जॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी हमारे पास है ग्लूकोसामाइन एचसीएल विद बोसवेलिया, जिसमें ग्लूकोसामाइन, बोसवेलिया, ब्रोमेलिन, एसोरोला कंसंट्रेट और सिट्रस बायोफ्लोवोनाइड्स के गुण है। सो एक ग्रेट वे में जो अगेन हमारी जॉइंट्स की मोबिलिटी हो, उसकी फंक्शनिंग हो, उसमें जो है मदद करने में अगेन एक काफी सक्षम ऐसे ये न्यूट्रिएंट्स है। एंड यस, अलोंग विद दैट अगेन कॉमन जो हमारी पीडीओ है उसके बारे में तो जरूर बात करेंगे। सो डेली हो गया, जो कि अगेन एक 13 विटामिन और 11 मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, 6 प्लांट कंसंट्रेट्स के साथ ही आता है, और हमारी शरीर की जो न्यूट्रिशनल गैप है उसे फुलफिल करता है। उसी के साथ साथ यस, न्यूट्रलाइट सैमन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने जस्ट ही हमें बताया कि ओमेगा 3 जो अगेन ये जरूरी होता है। सो डेफिनेटली जिस तरह से हमारे हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी होता है, सेम वे में ये हमारे बोन हेल्थ में भी जो अगेन एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें जो ओमेगा 3 का सोर्स है अगेन वो एक वर्ल्ड के रिचेस्ट सोर्स से पाया गया है, दैट इज द सैमन फिश, जो कि नॉर्वे के प्योर कोल्ड वाटर्स में पाए जाते हैं। एंड हर एक सॉफ्ट जेल में आपको 180 मिलीग्राम ईपी और 120 मिलीग्राम डीएचए मिलता है, जो कि कई सारे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट जो हमें देते हैं। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब ने जैसे हमें शुरुआत में ही हमारे बोन्स के कंपोजिशन के बारे में बताया था, तो प्रोटीन जो उसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड वी हैव न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो कि अगेन एक ट्राइब्लेंड है सोया, गेहूं और पीले मटर का, और हमारे शरीर की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने में जो है मदद करता है। एंड प्रोटीन आई एम श्योर वी ऑल नो एक एसेंशियल न्यूट्रिशन ब्लॉक है हमारे शरीर का। इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और एक हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी प्रोटीन सोर्स जो है। सो 1 से लेके 3 स्कूप आप रोजाना रिकमेंड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली सही तरह से अगर हमारे आहार के साथ साथ जो डॉक्टर साहब ने जो आज हमें चीजें बताई है विथ रिगार्ड्स टू आवर ओवरऑल बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, किस प्रकार के व्यायाम करने हैं, काफी सारे एक्रोनिम्स भी जो हमें डॉक्टर साहब ने शेयर किए, लाइक न्यूज, एसएसएस। सो डेफिनेटली उन सभी का जो है पालन कीजिएगा, और उस नजरिए से जो अगेन अपने बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ को जो है अगेन एक बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए इस वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे जो है आज एक प्रण ले लीजिएगा, एक वादा कीजिएगा अपने आप से। सो विद दैट पार्टिसिपेंट्स अगेन हम हमारे आज के इस इंटरैक्टिव जर्नी को जो है अगेन यहाँ पे ही कंक्लूड करना चाहेंगे। मैं बहुत बहुत अगेन सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर जीवक जी का, जिन्होंने उनके
बिजी स्केड्यूल से भी जो अगेन आज हमें एक ग्रेट समय दिया। आई कुड इवन सी इन दी सेशन ऑल्सो के काफी मल्टीटास्किंग चल रही थी उनकी, काफी सारे और भी, अगेन आई एम श्योर ही ओन्स अ हॉस्पिटल, सो डेफिनेटली वो सारी चीजें तो चलती रहेंगी, बट स्टिल उन्होंने आज हमें ये मौका दिया है। सो दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर सर मैं आपका। और उसी के साथ साथ यस, सम लास्ट नोट्स के जरिए जो हम हमारे आज के सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं सर, एनीथिंग इफ यू वांट टू ऐड एज अ टिप और एज अ ट्रिक। यस, तो कंक्लूड करना है तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। इसको बहुत दौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और आपके शेड्यूल में जब तक ये नहीं आएगा आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। दैट्स ऑल। Exactly. Thank you so much, sir. Thank you so much. So thank you so much, participants. I'm sure काफी सारे सवालों के ऑलरेडी आज हमें जवाब मिले हैं। अगेन इसी तरह से हमारी लर्निंग जर्नी जो वो कंटिन्यू रहती है, कुछ और नए विषय के साथ हम जल्द ही दोबारा से जुड़ेंगे। Meanwhile, stay safe, stay healthy, take care of yourself. Thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Dr. Jeevak ji, for this wonderful time. Thank you so much. So.